वेलकम टू अध्ययन नेक्सस एकेडमिक। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम फिर से अकाउंट का एक लेक्चर लेकर आए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। आई होप आपने अब तक 4 जो लेक्चर थे वो देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर हैं उनका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो ज़रूर चेक करें और वो देखने के बाद ही ये लेक्चर वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए और कोई भी आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग ना रहे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देख लें। तो जस्ट इससे पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किए थे और बहुत सारे हमने क्वेश्चन करे, 3 आई थिंक क्वेश्चन करे थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे। और आज हम फिर से उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और आज तीसरे के बाद 4th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और क्वेश्चन का साइज आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा साइज है। और मैंने फिर से अलग अलग पॉइंट जो अभी तक कवर नहीं हुए क्वेश्चंस में मैंने वही टॉपिक उठाए हैं। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ना चाहिए क्वेश्चन ढंग से। कई बार क्या होता है हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे काम नहीं चलता, हम आगे चल के गलती कर सकते हैं। तो मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रफली एक बार ऐसे गो थ्रू कर लें कि क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। उसी हिसाब से आप अपना टेबल बना पाएंगे, अपना स्पेस दे पाएंगे कि कितना स्पेस हमें चाहिए होगा, कितने बड़े हमें कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। कह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ जो भी आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, और आपको एक और चीज़ बनानी है, वो है बैलेंस शीट। अब इस बारे में तो मैंने आपसे बात ही नहीं करी कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी नई नई चीज़ें हमारे सामने आती चली जाएंगी हम उनको करते रहेंगे। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बेसिकली हमें क्या बताती है, हमें बताती है पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, कि एक बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब पोजीशन कैसे पता चलती है, पोजीशन पता चलती है जब हमें पता चलेगा कि एक बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये बैलेंस शीट एक तरह की स्टेटमेंट है जो असेट और लायबिलिटीज के बारे में पूरी नॉलेज देती है एक बिजनेस की। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसका फॉर्मेट जस्ट ऐसा होता है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर दिखा रहा हूँ। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लायबिलिटीज दिखेंगी और राइट हैंड साइड पे आपको असेट्स दिखेंगी। ठीक है, ये होती है बैलेंस शीट। यहाँ पे सारी असेट को लिखा जाएगा और यहाँ पे उसके अमाउंट आएंगे, यहाँ पे भी सारी लायबिलिटीज़ को लिखा जाएगा और यहाँ पे अमाउंट आएगा। और लायबिलिटीज़ कॉलम के अंदर ही कैपिटल आएगी सबसे पहले, तो कैपिटल भी लायबिलिटी साइड पे शो होगी। अच्छा जी, अब लायबिलिटी के साइड पे कैपिटल को क्यों शो कर रहे हैं, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। आई होप अब हमारे पहले लेक्चर आपने ध्यान से सुने होंगे और उसके अंदर मैंने ये चीज़ अच्छे से कवर की है। ठीक है, तो जस्ट हम अकाउंटिंग क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम बताएंगे कि बनाएंगे लायबिलिटी और असेट की एक स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होगा अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद जब हम ये बताएं। अच्छा जी, ये बात और ध्यान से सुनने वाली थी कि मैंने इसको क्या कहा, ये एक स्टेटमेंट है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम अभी क्या बना रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ना कि ये एक अकाउंट है। ये कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट अभी हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट क्या होती है वो तो पता चल गया, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो महेश ने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए लगाकर, 1 लाख। तो यहाँ पे लिखें महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमें समझ में आया कि कैश का एक कॉलम आएगा हमारे पास, तो कैश, और कैपिटल तो हमारी बढ़ेगी क्योंकि बिजनेसमैन कौन है, महेश। महेश जो भी अपने बिजनेस को देने वाला है, कोई भी एसेट हो वो कैपिटल में जाके जुड़ेगी। ठीक है, तो महेश ने कितने रुपीस दिए, 1 लाख रुपीस दिए और 1 लाख की ही हमारी कैपिटल आ गई। तो हमने दोनों साइड 1 लाख, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 इम्पैक्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है,
दूसरी ट्रांजैक्शन, अच्छा जी, दूसरी ट्रांजैक्शन से पहले हम यहाँ पे पहले पॉइंट को पूरा कवर करते हैं। महेश ने क्या करा, ओपन अ बैंक अकाउंट। महेश ने बैंक अकाउंट भी ओपन करा था, ठीक है, अभी पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ। तो महेश ने एक बैंक अकाउंट ओपन करा एंड ट्रांसफर 4 लाख रुपीज़, उसमें 4 लाख रुपए लगाए फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में से 4 लाख रुपए लगाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक और असेट बन के आ रही है और वो है बैंक। तो हम लिखेंगे महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे बैंक में हम क्या करेंगे, ऐड 4 लाख रुपीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आया, टोटल अमाउंट आया कैश का 1 लाख रुपए और बैंक से 4 लाख रुपए, तो टोटल कैपिटल हमारी बनती है 5 लाख रुपीज़। अब आप कहोगे आप तो बड़े आराम से कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी बात लिखी थी कि सेविंग अकाउंट था, फिर हमने बैंक अकाउंट खोला और उसको उसमें से हमने क्या कहते हैं 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र करें। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि जो भी बैंक अकाउंट हम अपने बिजनेस के लिए खोलते हैं, बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसी सारी बातों के बारे में बताया गया है। तो अभी उस चीज़ को मैं यहाँ पे कवर ना करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी बिजनेस के लिए अकाउंट खोला जाता है बैंक में, वो अकाउंट करंट अकाउंट होता है। और सेविंग अकाउंट जनरली कौन खोलता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं और बिजनेस नहीं करते हैं, है ना। तो सेविंग अकाउंट क्या है, पर्सनल, हमारा पर्सनल पैसा था जो कि हमने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया 4 लाख रुपीज़, तो उसकी तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। हम सीधे सीधे ये बोलेंगे कि बैंक में 4 लाख रुपए लाए। अब सेविंग अकाउंट से आया या कहाँ से आया हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन, बिल्डिंग परचेज करी, सोहन से परचेज करी, 12 लाख रुपए में परचेज करी, ठीक है। तो बिल्डिंग एक असेट है, वो आ गई है हमारे पास, लिखेंगे बिल्डिंग कितना 12 लाख रुपीज, ओके। आगे लिखा पेड बाय टेकिंग अ लोन, जो ये 12 लाख रुपए की बिल्डिंग हमने सोहन से खरीदी, सोहन को पैसा दिया कैसे, लोन लेकर पैसा दिया, अ लोन, बार बार लिख दिया मैंने, लोन फ्रॉम एसबीआई, हमने एसबीआई बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपए का। ओ माय गॉड, दैट मीन्स कि हमने एक एसबीआई लोन लिख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने क्या कर दिया, हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली अपने लिए, ठीक है। तो एसबीआई लोन, यहाँ पे लाइबिलिटी में क्या आएगा, एसबीआई लोन। कितने रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। तो 10 लाख रुपए से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। बिल्डिंग थी 12 लाख रुपए की, बिल्डिंग थी कितने की, 12 लाख रुपए की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 लाख कहाँ से दिए होंगे, 2 लाख बैंक से दिए होंगे, तो बैंक में से 2 लाख रुपए माइनस कर दो। कैश में नो इम्पैक्ट, बिल्डिंग, सॉरी यहाँ पे बिल्डिंग तो सेकंड ट्रांजैक्शन थी ना, तो बिल्डिंग 12 लाख रुपए हम यहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में नो इम्पैक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो परचेज्ड बिल्डिंग बाय टेकिंग एसबीआई लोन ₹10 लाख। बाकी बातें समझ में आ ही जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो अब न्यू इक्वेशन बनाने की बारी आ चुकी है, न्यू इक्वेशन। तो हमारे पास कैश कितना है इस टाइम अवेलेबल, 1 लाख रुपीज़ का कैश है। हमारे पास बैंक कितना है, 4 लाख थे, 2 लाख दे दिए हमने सोहन को बिल्डिंग के लिए, तो 2 लाख रुपए हमारे पास अवेलेबल बैंक में है। और बिल्डिंग हमारे पास 12 लाख रुपीज़ की है। हमारे पास एसबीआई का लोन है 10 लाख रुपीज़ का, और हमारे पास कैपिटल में 5 लाख रुपीज़ है। जब भी आप करते चले न्यू इक्वेशन बनाएं तो हर बार चेक कर सकते हैं LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अगर ये LHS RHS के बराबर नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो इक्वल के इस साइड देखते लाइबिलिटी कैपिटल को ऐड करके 15 लाख आ रहा है, और एसेट साइड में ऐड करके देखते तो भी 15 लाख आ रहा है। दैट मीन्स कि अभी तक हम सारी चीज़ें सही करते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने ये जो लोन लिया था SBI से, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है 20,000 रुपये एंड
लोन लिया है तो इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे होगे, 1 लाख रुपए हमने इंस्टॉलमेंट के पे किए हैं। तो टोटल हमने क्या करा, एक बार मैं थोड़ा स्पेस रफ वर्क के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ जी, तो हमने बैंक से पेमेंट कर रहे होंगे हम, क्योंकि बैंक को पेमेंट करोगे तो वो बैंक से ही पेमेंट होगी। तो 20,000 रुपये का हमने इंटरेस्ट पे किया और हमने 1 लाख रुपए का क्या करा, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी। तो कुल मिला के 1,20,000 रुपीज़ हमने पे किए। ठीक है, तो 1,20,000 तो हमारे कहाँ से माइनस होंगे, अब देखते हैं। पहले लिख दो यहाँ पे पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो हमने 1,20,000 यहाँ से पे कर दी, बैंक में से अमाउंट चला गया। जब हमने 1,20,000 माइनस करे तो 20,000 जो है इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। किस चीज़ का एक्सपेंस, किसी से आपने पैसा उधार लिया है तो आपको एक्सपेंस के रूप में, यानी जो आपका आप पे इंटरेस्ट बन रहा है वो आपके लिए खर्चा ही तो है। ठीक है, तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं, 20,000 हम कहाँ से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और ये जो 1 लाख था ये हमारा खर्चा नहीं था, ये हमने अपना उधार चुकाया है। ठीक है, तो जो 10 लाख का लोन था उसमें से हमने 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए वापस। ठीक है, तो कैश पे नो इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग, और बाकी सब ठीक चल रहा है। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन, 1 लाख रुपीज़ हमारे पास क्या है, कैश में है। अब हमारे पास 80,000 रुपीज़ बचे हैं बैंक के अंदर, हमारे पास 12 लाख की बिल्डिंग है। ठीक है, हमारे पास और क्या है, हमारे पास अब 9 लाख रुपीज़ का क्या बचा है, लोन बचा है, क्योंकि हमने 1 लाख रुपीज़ इंस्टॉलमेंट पे कर दी। 5 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट के, तो हमारे पास बचा 4,80,000 कैपिटल। ठीक है, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम चिंटू ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 10,000, सॉरी 1 लाख। हमने चिंटू से गुड्स परचेज करे, क्रेडिट पे उधार परचेज करे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चिंटू ऑन क्रेडिट, हमने उधार परचेज करे। जब हमने कोई चीज़ उधार ली होती है तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं। हम कोई उधार चीज़ माल खरीदते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं। ठीक है, अभी तक तो कोई इम्पैक्ट था ही नहीं इसका, लेकिन अब हमने 1 लाख रुपीज़ के स्टॉक को उधार खरीदा है तो 1 लाख रुपीज़ हमारी एक लायबिलिटी, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई होगी। ठीक है, लोन पे तो कोई इम्पैक्ट है नहीं, कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट है नहीं। अब स्टॉक बढ़ रहा होगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है तो स्टॉक। ठीक है, नो इम्पैक्ट, अभी तक तो कोई इम्पैक्ट था नहीं। अब देखते हैं इम्पैक्ट आ रहा है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे कैश में, बैंक में, बिल्डिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आ रहा है 1 लाख रुपीज़, 80,000 रुपीज़ बैंक में, और बिल्डिंग का 12 लाख रुपीज़, स्टॉक में 1 लाख रुपीज़, और 9 लाख रुपीज़ हमारे पास लोन है। ठीक है, और क्रेडिटर में हमारा अब बढ़ चुका है 1 लाख रुपीज़। कैपिटल हमारी 4,80,000 ही है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत आसान है। अगर आपने सारी चीज़ें ढंग से पढ़ी है ना तो हर चीज़ बहुत आसान है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और बोर्ड तो ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अकाउंट के क्वेश्चंस के लिए छोटे पड़ जाते हैं बोर्ड, तो इसको मैं रफ करता हूँ और अब आगे से हम शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो 4th पॉइंट के बाद जो न्यू इक्वेशन बनी थी वो मैंने अब यहाँ पे लिख ली है। तो आगे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आगे हमें 5th पॉइंट करना है। 5th पॉइंट देखें ज़रा। गुड्स रिटर्न टू चिंटू कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000
तो गुड्स रिटर्न टू चिंटू। अब चिंटू ने कुछ सामान खराब दिया होगा तो हमने 20,000 रुपये की जो कॉस्ट के गुड्स थे वो वापस कर दिए। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक में से 20,000 माइनस होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स 20,000 स्टॉक कम हो रहा है। और जब हमने 20,000 रुपये के गुड्स उसको वापस कर दिए तो हमारा उधार भी तो 20,000 रुपये का कम हो गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ना, लोन पे नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे नहीं पड़ेगा, बैंक पे नहीं पड़ेगा और कैश पे भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन फिर से। न्यू इक्वेशन में क्या आ रहा है? कैश में 1 लाख रुपीस, 80,000 बैंक में, 12 लाख रुपए बिल्डिंग के, और अब स्टॉक बचा है हमारे पास फिर से 80,000 का, 9 लाख रुपीस का हमारा लोन है और 80,000 रुपीज़ ही हमारे अब क्रेडिटर्स हैं और 4,80,000 हमारी कैपिटल तो थी ही। ओके, अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 4 रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट टू गुड्डू। हमने गुड्डू को 40,000 रुपये की जो स्टॉक था वो हमने 50,000 रुपये में बेचा। हाँ जी, समझ में आई बात? 50,000 रुपये में हमने गुड्डू को कोई सामान बेचा जो कि 40,000 रुपये का था। इसका मतलब हमने 10,000 रुपीज़ क्या अर्न किया? प्रॉफिट अर्न किया। और जब भी प्रॉफिट आता है तो हम कहाँ पे ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं उसको कैपिटल में। तो 10,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड हो गया एज अ प्रॉफिट। गुड्डू को हमने 40,000 रुपये का स्टॉक बेचा तो स्टॉक में से माइनस करेंगे 40,000। बेचने पे स्टॉक कम होगा ना, तो कम करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। और हमने क्रेडिट पर बेचा है, उधार बेचा है सामान। जब भी हम उधार बेचते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? डेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो गुड्डू हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। और गुड्डू जब हमारा डेटर बन गया तो अभी तक तो डेटर हमारा क्या था? 0। अभी तक कोई इम्पैक्ट था ही नहीं डेटर का। लेकिन अब इस ट्रांजैक्शन के बाद से हमारा जो डेटर है वो 50,000 रुपीज़ से बढ़ गया, क्योंकि हमें 50,000 उससे लेने हैं। और बाकी कैश में, बैंक में, बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं, लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। हाँ जी, तो आपको समझ में आया होगा। न्यू इक्वेशन क्या है? 1 लाख कैश में, 80,000 बैंक में, 12 लाख बिल्डिंग के, 40,000 का स्टॉक बचा, 50,000 के डेटर बन गए, 9 लाख का लोन है हमारे पास पहले से, 80,000 के क्रेडिटर है हमारे पास, और अब 4,90,000 हमारे क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अब बढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट में क्या है? टुक गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से हमने गुड्स निकाल लिए। ठीक है, तो ये तो ड्राइंग है और गुड्स वाली ड्राइंग है। टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्स निकालें तो स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कितने गुड्स निकालें? 10,000 के हमने गुड्स निकालें। ये है ड्राइंग। और ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है? कैपिटल में से भी माइनस होगी। क्रेडिटर पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और लोन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अब बात करते हैं फिर से न्यू इक्वेशन की। तो 1 लाख रुपीज़ का क्या आ रहा है हमारा? कैश 80,000 बैंक, 12 लाख बिल्डिंग के, और अब 30,000 का स्टॉक बचा, 50,000 के डेटर हैं, लोन हमारा 9 लाख, 80,000 हमारे क्रेडिटर्स और 4,80,000 हमारी कैपिटल हो गई फिर से। ठीक है,
तो फिर से यहाँ तक हमने 7 पॉइंट पढ़े और अब समझ में आ चुका है। अब लास्ट के 3 पॉइंट बचे इस क्वेश्चन के, वो देखते हैं। हाँ जी, तो हमने 7 पॉइंट तक कर लिया था, लास्ट के 3 पॉइंट बचे हैं 8, 9 एंड 10, और हमने न्यू इक्वेशन जो लास्ट बनी थी वो भी लिख लिया। अब 8th पॉइंट पे चलते हैं। 8th पॉइंट में लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट ₹5000। अक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड वर्ड किसके लिए यूज़ होता है मैंने आपको बताया था लेक्चर में। एक्रूड वर्ड यूज़ होता है इनकम के लिए, जब हमने इनकम कमा ली हो पर हमें मिली ना हो, ठीक है, तो वो एक्रूड इनकम कहलाती है। तो इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, एक इनकम है, ठीक है, तो एक्रूड इनकम है ये, एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया पर मिला नहीं, और जो हमें जिससे हमें पैसा मिल रहा हो तो हमारे लिए क्या बन जाती है, वो हमारे लिए बन जाती है असेट। तो एक्रूड इंटरेस्ट के एक कॉलम एसेट साइड पर आएगा। अभी तक तो उस पर कोई इम्पैक्ट था नहीं, ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा, 5000 का एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ लेकिन इनकम तो है, तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और इनकम है तो वो कैपिटल में भी ऐड होगी, और बाकी जगह पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन में क्या आ रहा है, 1,80,000, 12,00,000, 30,000 का स्टॉक, 50,000 का डेटर, और अब आ रही है 5,000 रुपये की एक्रूड इंटरेस्ट की इनकम, इक्वल टू 9,00,000 का लोन, 1,00,000 के क्रेडिटर, और 4,85,000 के हमारे कैपिटल, ठीक है। 9th पॉइंट क्या कहता है उसको देखो जरा। 9th पॉइंट में लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव क्या होती है, इनकम रिसीव होती है, तो ये कमीशन क्या है, हमारी इनकम है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितने रुपए की, 20,000 रुपये की इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई, लेकिन हमने अभी कमाई नहीं थी, है ना, तो कमाई नहीं थी यानी ये पैसे अभी हमारे हैं नहीं, इसके लिए मेहनत करनी बाकी है, तो इसका मतलब क्या समझें कि ये हमारे लिए अभी लायबिलिटी है। तो एक लायबिलिटी में कॉलम ओपन होगा और वो है एडवांस कमीशन का, ठीक है, जिसपे अभी तक कोई इम्पैक्ट था नहीं, लेकिन अब इम्पैक्ट आने वाला है 9th ट्रांजैक्शन के बाद से। तो हमें रिसीव हो गए वो इनकम जो हमारी थी नहीं, यानी वो लायबिलिटी में ऐड होगी, प्लस रिसीव हुई है तो कैश बढ़ रहा होगा 20,000 से, और बाकी जगह पे तो कोई इम्पैक्ट है नहीं, ठीक है। सेकंड लास्ट टाइम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो अब 1,20,000 का हमारे पास कैश है, 80,000 के हमारे पास बैंक है, 12,00,000 रुपीज़ की बिल्डिंग है, 30,000 का हमारे पास स्टॉक है, 50,000 के हमारे पास डेटर हैं, 5,000 की हमारी एक्रूड इंटरेस्ट है, और 9,00,000 का लोन है, 1,00,000 के क्रेडिटर हैं, और अब एक और लायबिलिटी है एडवांस कमीशन की, और हमारे पास 4,85,000 रुपीज़ की कैपिटल है। चलिए जी, अंत समय आ गया इसका। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुड्डू, गुड्डू से कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुड्डू। याद करो, गुड्डू से पैसा लेना था हमें, हमारा डेटर था 50,000 रुपये से, और ये नालायक निकला, बहुत ज़्यादा नालायक निकला, इसने सिर्फ हमें 50,000 की जगह पे 10,000 रुपये दिए, तो हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए, ठीक है। ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं आज। 10,000 रुपये इसने हमें दिए, तो हम कैश में ऐड करेंगे, और हमारे डेटर कम हो रहे हैं 10,000 रुपये से, ठीक है। बाकी जगह तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, ओके जी। तो अब इसकी न्यू इक्वेशन बना देते हैं बस। तो न्यू इक्वेशन, अब 1,30,000 हमारे पास क्या है,
कैश है 80,000 की हमारे पास, बैंक है 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं 12 लाख के हमारे पास बिल्डिंग है, 30,000 की हमारे पास स्टॉक है, और डेटर अब 10,000 कम हो गया तो 40,000 के डेटर्स हैं यानी गुड्डू हमारे, और 5,000 रुपीज़ एक्रूड इंटरेस्ट है, 9 लाख का लोन है, 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स हैं, और 20,000 की हमारी इनकम है एडवांस में कमीशन की, और 4,85,000 हमारी कैपिटल है। बहुत टाइम लगाकर अब हमने अकाउंटिंग के क्वेश्चन तो कर ली, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, मज़ा आया हमें करके। अब बस लास्ट उसकी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी अब हमें देखना है। उन्होंने बोला था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन तो बनाओ ही बनाओ, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो मैंने आपको भी बैलेंस शीट के बारे में बताया ही था। अब इस क्वेश्चन के लिए, इस अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम कैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिए बैलेंस शीट बनाएं? तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें असेट्स लिखनी है सारी, और यहाँ पे लायबिलिटी लिखनी है। तो अभी क्वेश्चन में जो हमने लास्ट न्यू इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर हमें असेट भी दिख रही थी और हमें लायबिलिटीज भी दिख रही थी। तो जस्ट वही अकाउंटिंग इक्वेशन, लास्ट न्यू इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखना है। असेट को इस साइड लिखेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल को इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास कैश था, हमारे पास बैंक भी था, स्टॉक, डेटर्स, एक्रूड इंटरेस्ट था, और बिल्डिंग भी थी, ठीक है। इस साइड पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कैपिटल लिखनी है, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल थी हमारे पास बैंक लोन था एसबीआई से, लोन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है। हमारे पास क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स, और हमारे पास क्या था? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो हमारी जो कैपिटल थी वो 4,85,000 थी। हमारा जो लोन बचा था वो 9 लाख रुपीस का लोन बचा था। हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो 80,000 के बचे थे। हमारे जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस थे वो 20,000 की थी, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 14,85,000। अब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कहना तो इसको मतलब इसका नाम हमने भले ही बैलेंस शीट रखा, लेकिन ध्यान से देखिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट। तो जो इधर का टोटल आने वाला है वही इधर का टोटल आना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट सही बनी होगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैश हमारे पास कितना था? 1,30,000, ठीक है। बैंक हमारे पास 80,000 था, और हमारा जो स्टॉक था वो हमारा स्टॉक था 30,000 रुपये का स्टॉक था, और डेटर थे 40,000 के। एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा था वो 5,000 था, और बिल्डिंग जो थी वो 12 लाख की थी। इधर अगर आप टोटल करेंगे तो भी आपका 14,85,000 ही आएगा। तो हमने बैलेंस शीट भी बना के देखी। बैलेंस शीट में हमें करना कुछ नहीं था, बस हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लास्ट न्यू इक्वेशन बनाई थी उसमें से हमें लायबिलिटीज और कैपिटल को उठा के लायबिलिटी साइड पे लिखना था बैलेंस शीट में, और जितनी भी एसेट्स थी उनको हमें यहाँ पे लिखना था, ठीक है। और टोटल इनका बराबर आएगा। फॉर्मेट आपको मैं बता चुका हूँ। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी कोरोना, लॉकडाउन और इन सब के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर आना जाना बंद हो रखा है, जहाँ पे कोरोना ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे इस वीडियो को, बहुत से लोगों की हेल्प होगी। और यही हमारा एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें।
तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल सके। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जस्ट अपनी बुक खोलनी है और उसमें प्रैक्टिस करना है। और अगर बुक नहीं भी है तो मैंने आपको बताया ही था कि आप इंटरनेट पे जा करके बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल है। आप चाहें तो माई सीबीएसई गाइड एक एप्लीकेशन है सीबीएसई की तरफ से, वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।